मिस्टर जिन, आपको 66वें जन्मदिन की ढेर सारी शुभकामनाएं। सभी लोग मिस्टर जिन को शुभकामनाएं दे रहे थे। उनके बेटे और उनके पोते उनके साथ थे। बोल रहे थे आज का दिन वाकई बहुत खास है। जन्मदिन मुबारक हो पापा। हम सब आपकी अच्छी सेहत की कामना करते हैं। हैप्पी बर्थडे दादाजी। सभी लोग मिस्टर जिन को बधाइयां दे रहे थे और एक तरफ मेरे मम्मी पापा पार्टी में काम करने वाले वेटर की तरह काम कर रहे थे। लेकिन मुझे बहुत बुरा लग रहा था। एक तरफ सभी लोग पार्टी के मजे ले रहे थे और हमें काम करना पड़ रहा था। अरे जरा टेबल पर कुछ और खाना लाओ। ओ यौन, एक बर्फ वाला ठंडा पानी ले आओ। और हाँ, ये खाली प्लेटें भी हटा दो। अब भी वहीं क्यों खड़े हो? सब तुम्हारा इंतजार कर रहे हैं। मुझे ये सब सुनकर बहुत गुस्सा आ रहा था कि वो लोग हमें इस तरह ट्रीट कर रहे हैं। आप सभी को इंतजार करवा रही हो। यहाँ आओ और काम करो। ओह ठीक है, ये लोग तो हद कर रहे हैं। मेरी माँ से भी बिना सोचे समझे काम करवा रहे हैं और मैं भी, जबकि यहाँ 10 से ज्यादा सर्वर मौजूद हैं। मुझे मेरी मम्मी देखते हुए बोलती है, दोजुन तुम वाकई बहुत अच्छे बच्चे हो। मैं अब भी खुद को बिल्कुल अलग इंसान की तरह जीते हुए थोड़ा अजीब महसूस करता हूँ। लेकिन अगर मैं आज इस नई जिंदगी में ढल पाया हूँ तो वो सिर्फ दोजुन की माँ की वजह से है। उनकी दयालुता बेमिसाल है और बहुत अच्छी है। अब आलसी मत बनो। अगर तुम्हारा काम खत्म हो गया है तो जाओ बर्तन धो। ठीक है, मुझे धैर्य रखना होगा। मैं सब कुछ सहूंगा। मैं ये पक्का करूंगा कि मेरी माँ को वो इज्जत मिले जिसकी वो हकदार हैं, चाहे इसके लिए मुझे कुछ भी करना पड़े। ये लोग मेरी माँ से ऐसा व्यवहार सिर्फ इसलिए कर पाते हैं क्योंकि दादाजी मेरे माता पिता को निजी नजर से देखते हैं। पीछे से मेरे दादाजी आते हैं और बोलते हैं, तो डोजुन आपको क्या लगता है? आप एक घोड़ा चाहते थे इसलिए दादाजी ने आपको एक घोड़ा लाकर दिया। अच्छा, क्या आपको ये पसंद आया? मैं सोचता हूँ एक घोड़ा। मुझे लगता है कि डोजुन ने उससे कहा था कि वो एक घोड़ा चाहता है इससे पहले कि मैं उसका शरीर संभालूं। एक घोड़ा जिसकी मुझे परवाह नहीं है। मैं सोचता हूँ कि ये कितनी अजीब बात है। वो मेरे साथ इतना अच्छा व्यवहार क्यों कर रहे हैं? शायद उन्हें इस बात का थोड़ा पछतावा है कि उन्होंने मेरे पापा को बिजनेस से बाहर कर दिया। हो सकता है इसी वजह से आज वो मेरे लिए इतना नरम बर्ताव कर रहे हों। ये वही शादी है जिसका उन्होंने आखिर तक विरोध किया था और अब वो अपने मन की बात बदल नहीं सकते, वरना लोग उनको बेवकूफ समझेंगे। इसलिए अब वो मेरे साथ अच्छा व्यवहार कर रहे हैं। मुझे लगता है यही वजह है और सच कहूँ तो मुझे ये बात सही भी लगता है। मेरे पास अब खोने के लिए कुछ नहीं है क्योंकि मैं तो पहले ही एक बार मर चुका हूँ। तो क्यों ना मैं ये भी देख लूं कि वो मेरे साथ सच में कितना अच्छा बनने की कोशिश करते हैं। दादाजी, हाँ, मुझे प्लास्टिक का घोड़ा नहीं चाहिए, मुझे असली घोड़ा चाहिए। क्या? मुझे असली कार पसंद है, वहाँ पर खिलौने वाली से बेहतर। मुझे बाथटब में तैरने वाली खिलौना नाव नहीं चाहिए, बल्कि एक असली नाव चाहिए जो समुद्र के ऊपर तैरती हो। फिर मुझे लगा कि मैंने कुछ ज्यादा ही बोल दिया। डोजुन, क्या आप जानते हो कि जब आप असली कहते हो तो आपका क्या मतलब होता है? मुझे हिचकिचाना नहीं चाहिए। मुझे वही जवाब देना चाहिए जो एक बच्चा दे सकता है। हाँ, कुछ ऐसा जो दादाजी बनाते हैं। आप तो असली कारें बनाते हैं दादाजी, और असली नावें, असली टीवी भी। मुझे ये सब चीजें बहुत पसंद हैं। मैं बोलता हूँ कि मुझे सोचकर हैरानी हो रही है कि दादाजी, मेरा मतलब है सुन यांग के सीईओ, इस पर कैसे रिएक्ट करेंगे। क्या मैं उनकी नज़र में एक योग्य वारिस बनने की पहली परीक्षा पास कर पाया हूँ? दादाजी कहते हैं कि डोजुन, तुम्हें जो चाहिए वो पाने के लिए बहुत मेहनत करनी पड़ेगी। तुम्हें बहुत सारे मुश्किल काम करने होंगे। हो सकता है इसमें तुम्हारी जान भी जोखिम में पड़ जाए या उससे भी बुरा कुछ हो सकता है। लेकिन अगर तुम्हें सिर्फ नकली चीजें पसंद हैं तो तुम्हें कभी ऐसे खतरों का सामना नहीं करना पड़ेगा। यार, मगर मैंने तो अपनी पूरी जान लगाकर मेहनत की थी। मेरी जान भी खतरे में थी और पिछले जन्म में तो इससे भी बुरा हुआ था मेरे साथ। मेरे दादाजी बोलते हैं कि इसके बारे में क्या ख्याल है, क्योंकि तुमने असली घोड़ा रखने की जिद की थी। ठीक है, तुम्हें असली घोड़ा मिलेगा, लेकिन एक शर्त पर। अगर तुम अपने रिपोर्ट कार्ड में सारे सब्जेक्ट में A ग्रेड लाओगे तो अगले जन्मदिन पर मैं तुम्हें असली घोड़ा दूंगा। मैंने तो अच्छे कॉलेज से ग्रेजुएशन कर लिया था। मैंने अपनी कामयाबी के लिए दिन रात मेहनत भी की थी और अब ये मुझसे कह रहे हैं कि
प्राइमरी स्कूल के लेवल पे सीधे ए ग्रेड लाओ। दादाजी मुस्कुराकर बोलते हैं कि ये तो बहुत आसान होना चाहिए, है ना? मैंने भी हंसकर कहा कि बिल्कुल, ये तो मेरे बाएं हाथ का खेल है। लेकिन क्या पता, सच कहूं तो मैं खुद भी पक्का नहीं कह सकता कि सारे ए ला ही पाऊंगा। थोड़ी टेंशन तो है। ठीक है, मतलब मुझे अपने रिपोर्ट कार्ड में सीधे ए ग्रेड लाने हैं, है ना? हाँ, दादाजी भी इसका बेसब्री से इंतजार कर रहे होंगे। मैं सोचते ही जा रहा था कि मैं एक एक करके सब कुछ बदल दूंगा कि तभी पीछे से आवाज आता है कि अरे सुनो तुम दोनों, मेरे पीछे आओ। दादाजी ने कहा कि आप बच्चों को खेल के कमरे में खेलना चाहिए। मैं पीछे मुड़कर देखता हूँ तो घबरा जाता हूँ। वो तो वही आदमी है जो मुझसे कहता था, ह्योनवू, मुझे तुम पर अपनी पत्नी से भी ज्यादा भरोसा है। मेरी हत्या के पीछे का आदमी। मुझे शांत होने की जरूरत है, घबराने की कोई जरूरत नहीं है, क्योंकि मैं भी ह्योनवू यून नहीं हूँ, मैं डो जुन जिन हूँ। मेरा भाई और मैं खेल के कमरे में जाते हैं। हम देखते हैं कि हम अकेले नहीं हैं। वहाँ सभी रिश्तेदारों के बच्चे थे। तभी अचानक मेरे पीछे से एक बच्चा मुझे धक्का देकर खिलौने वाले घोड़े की ओर जा रहा था। देखो एक घोड़ा, देखो एक घोड़ा, ये बोलते बोलते खिलौने के ऊपर चढ़ गया और जोर जोर से बोलता है, मेरे रास्ते से हट जाओ, मैं यहाँ पहले आया हूँ। मुझे उन बिगड़े हुए बच्चों पर बहुत गुस्सा आया। मुझे लगता है कि वो भी ऐसे ही बर्ताव का आदी हो गए हैं जैसे मेरे परिवार के बाकी लोग। मैं उसे सबक सिखाने जा ही रहा था, तभी मेरा भाई मुझे रोकता है और बोलता है, भाई ऐसा मत करो, इसकी कोई ज़रूरत नहीं है, माफ़ करना मेरे भाई, लेकिन मेरा इसे ऐसे ही छोड़ देने का कोई इरादा नहीं है। मैं उसके पास जाता हूँ और सोचता हूँ कि अब मुझे क्या करना चाहिए। चलो सोचते हैं। सबसे पहले तो मैं उसे एक सबक सिखाऊंगा ताकि उसे तमीज़ सीखने की ज़रूरत समझ आए, और फिर मैं अपने बिजनेस वाले दादाजी पर एक गहरी छाप छोड़ूंगा। मैंने कहा कि वो घोड़ा मेरा है। क्या कहा? तो नीचे उतर जाओ, वो घोड़ा मेरा है। तो क्या हुआ, मुझे फर्क नहीं पड़ता, मैं जो चाहूँ वो करूँगा। सब लोग मुझे देखकर हंस रहे थे। हाँ, इस बच्चे को देखो। मुझे बहुत गुस्सा आया और मैंने घोड़े पर जोर से लात मार दी। मैंने इतनी जोर से लात मारी कि वो बच्चा और घोड़ा दोनों जमीन पर गिर गए और बच्चा उस घोड़े के नीचे दब गया और जोर से चिल्लाने लगा कि मेरा पैर, मेरा पैर। दूसरे बच्चे कहने लगे कि मैं उसके माँ और पिता को फ़ोन करता हूँ। फिर मैं उस बच्चे के पास गया और बोला कि यार, अब से मेरे साथ इतना गंदा व्यवहार करने के बारे में कभी मत सोचना, समझ गए? गैंजुन। फिर उसकी मम्मी वहाँ आ जाती है। वो लड़का बहुत जोर जोर से रो रहा था। वाह मम्मी, ओ मेरे बच्चे, क्या आप ठीक हैं? वहाँ सभी लोग आ गए थे। हे भगवान, मेरी माँ को देखो, वो तो बिल्कुल हैरान रह गई हैं। यार, अब तो मुझे भी थोड़ा बुरा लगने लगा है। तभी गैंगजुन की मम्मी मुझे जोर से एक थप्पड़ मारती है। तुमने गैंगजुन के साथ ऐसा किया है ना? क्या तुम पागल हो गए हो? मेरे बेटे के साथ ऐसा करने की तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई? मुझे बचाने के लिए मेरी मम्मी मुझे जोर से गले लगा लेती और मुझे बचाती है। रास्ते से हट जाओ। मेरे बेटे की तरफ से मैं माफी मांगती हूँ, माफ कर दीजिए। फिर वहां मेरे दादाजी आ जाते हैं। बोलते हैं कि आखिर हो क्या रहा है, क्या तुम्हें समझ नहीं आता? हमारे यहाँ अभी भी घर के बाहर मेहमान बैठे हैं। तमाशा बंद करो और गैंगजुन को फौरन अस्पताल ले जाओ। मिस्टर जिन कहते हैं कि डोजुन को छोड़कर सभी लोग चले जाएं। मैं और मेरी मम्मी दोनों घबरा जाते हैं। मैं आपसे बाद में मिलूंगा मम्मी। फिर मेरी मम्मी वहां से चली जाती है। दादाजी बोलते हैं, क्या आपने सच में ऐसा किया? मैंने कहा, हाँ, ये मैंने किया। क्यों? आपने ऐसा काम क्यों किया, खासकर अपने चचेरे भाई के साथ? मैंने कहा, क्योंकि वो मेरा घोड़ा है और आपने इसे मुझे उपहार के रूप में दिया था दादाजी। लेकिन गोजुन ने मुझे धक्का दिया और मुझसे पूछे बिना ऐसा व्यवहार किया जैसे कि ये घोड़ा उसका हो। इसलिए मुझे गुस्सा आया और मैंने उसे खत्म करने की कोशिश की। मैं इसे खुद ही नष्ट करना पसंद करूंगा, बजाय इसके कि कोई और आकर इसे मुझसे छीन ले। मैंने ये सब बातें दादाजी को बोल तो दी, अब देखना ये है कि वो इस पर कैसे रिएक्ट करेंगे। मुझे सच में जानना है कि वो मुझसे क्या कहेंगे। मुझे पहले से पता था। मुझे पता था कि यांग च्योल जिन अपने पोते पोतियों में ऐसा ही रवैया देखना चाहते हैं। एक साम्राज्य का राजा कभी भी अपनी जमीन का 1 इंच भी छोड़ना नहीं चाहता। ऐसा अरियल और जिद्दी स्वभाव जरूरी होता है।
ताकि वो न सिर्फ युद्ध के मैदान में बल्कि जिंदगी के हर मोड़ पर अपने दुश्मनों को हरा सके। मेरे दादाजी ने कहा, मुझे पता है कि आपका मन अपने ही रिश्तेदार को चोट पहुंचाने का नहीं था, लेकिन फिर भी नतीजा ये हुआ कि उसे चोट लग गई, इसलिए इसके लिए एक सजा होनी चाहिए। क्या आप समझ रहे हैं? मैंने कहा, जी हाँ, मैं समझ गया दादाजी। वो कहते हैं, तो ठीक है, अब मेरे पीछे आओ। दादाजी मुझे एक कमरे में लेकर गए। जब मैं वहां गया तो मैं हैरान हो गया। ये तो वही जगह है जहां सून यांग के मुख्य बिल्डिंग की 27वीं मंजिल पर CEO का ऑफिस, यही यांगचे ओल जिन का असली दफ्तर है। असल में कंपनी के सारे बड़े और अहम फैसले यहीं पर लिए जाते हैं। ये जगह सिर्फ करीबी परिवार वालों और खास सहयोगियों के लिए ही है। सीधे शब्दों में कहें तो आप तभी यहाँ आ सकते हैं जब अपनी काबिलियत साबित कर दें। मैंने सून यांग परिवार के बटलर के तौर पर बहुत मेहनत की है। मैं इस हवेली में बहुत बार आया हूँ, लेकिन सच कहूँ तो मैं आज तक यांगचे ओल जिन के स्टडी रूम के अंदर कदम रखने के करीब भी नहीं पहुँच पाया था। लेकिन मैं यहाँ हूँ, बिल्कुल ऐसे ही, अपने नए शरीर में।